Assalamu alaikum. Second year. This is Saima Malik from Biology Department, Army Public School and College, Fort Road, Rawalpindi. I hope all of you are in your good health and also back to studies now. Okay, let's start our today's lesson. Today is our second lecture of fifth week, and it's been taken from chapter number 16, Support and Locomotion, page number 60 to page number 63. Okay, second year, our today's lesson is antagonistic arrangement of skeletal muscles. This topic is not new for you. You are very much familiar with this topic as you have studied the same topic in your 10th grade, that is antagonistic arrangement of skeletal muscles. Okay, let's start. Attachment of bones to bones through connective tissue is through ligament. अब देखें, आपने ये पढ़ा हुआ है कि पूरा स्केलेटन जो है उसमें बोन्स हैं, कार्टिलेजेस हैं, मसल्स हैं, ये पूरा एक स्केलेटल सिस्टम सारी चीज़ें मिलके बना रही होती हैं। तो मसल्स बोन के साथ जो अटैच हैं वो टेंडन्स के थ्रू अटैच हैं, और बोन्स जो आपस में अटैच हैं वो लिगामेंट्स के थ्रू अटैच हैं। तो ये आप पिछले लेक्चर में भी आपने पढ़ा कि मसल्स जो हैं वो टेंडन के थ्रू अटैच है। अब हम ये देखते हैं कि मसल्स जो हैं जब बोन के साथ अटैच होते हैं तो उनके 2 अटैचमेंट पॉइंट्स होते हैं मसल के। एक मसल जो है वो बोन के साथ 2 पॉइंट्स से अटैच होता है। One point is known as its origin and the second point is known as its insertion. अब देखें origin क्या है कि point at which muscle is fixed to bone, it remains stationary when muscle contract. Muscle contracts क्यों लिखा है? क्योंकि मसल जब भी वर्किंग कंडीशन में होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब मसल वन एंड ऑफ बोन के साथ अटैच होगा तो वो कहलाएगा उस मसल का ओरिजिन। लेकिन वो क्या, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे कि वो फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। और जो सेकेंड पॉइंट होगा मसल का बोन के साथ अटैचमेंट का, उसको कहेंगे कि पॉइंट एट विच मसल इज लूजली अटैच्ड टू बोन। लूजली अटैच क्यों कहते हैं कि जब हम मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है या हम बोन को पुल करते हैं, ऑब्वियसली उसमें मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो बोन का वो पॉइंट या वो एंड जो कि जहां मसल इंसर्टेड है, बोन का वो एंड ओरिजिन एंड की तरफ आ जाता है। मतलब इट इज ड्रॉन टूवर्ड्स दैट एंड एट विच द मसल इज फ्रॉम विच द मसल इज ओरिजिनेटेड, ठीक है। और मसल का जो थिक पार्ट है ओरिजिन और इंसर्शन के दरमियान, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेली ऑफ दैट मसल। इस डायग्राम को अगर आप देखें तो टेंडन क्या है? जो कॉर्ड ऑफ फाइब्रस टिश्यू है, ठीक है। मींस के मसल बोन के साथ टेंडन के थ्रू अटैच हैं, बोन्स आपस में लिगामेंट के थ्रू अटैच्ड हैं, और बोन का वो पार्ट, सॉरी मसल का वो पार्ट जो कि बोन के साथ फिक्स्ड पोजीशन पे है, उसको क्या कहते हैं कि वो उस मसल का ओरिजिन पॉइंट है। और इंसर्शन क्या होती है कि मसल अटैचमेंट दैट मूव्स, यानी मसल उस साइड से लूजली अटैच का मतलब ये नहीं है कि मसल उससे डिटैच हो जाता है। इसका मतलब ये है कि बोन का वो एंड जो है वो ओरिजिन एंड की तरफ मूव करता है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। और ये जो बीच में आपको उसका मसल बॉडी नजर आ रही है, इसको क्या बोलते हैं? बेली, फ्लैशी पार्ट ऑफ मसल, ठीक है। और एक्शन में क्या लिखा है कि व्हाट जॉइंट मूवमेंट अ मसल प्रोड्यूसेस? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एक्सेट्रा। यानी जब भी जॉइंट मूवमेंट होती है जॉइंट के अंदर, तो मसल जो है इनमें से कोई ना कोई मूवमेंट शो करता है। ओके, मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या चेंजेस आती हैं? बोन ऑफ इंसर्शन इज पुल्ड अपॉन एंड ड्रॉन टूवर्ड्स द रीजन, वन बोन मूविंग ऑन द अदर एट द जॉइंट्स। मीन्स जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, मीन जब बोन ऑफ इंसर्शन जो है, मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, बोन ऑफ इंसर्शन पुल होगी और वो ओरिजिन एंड की तरफ आएगी। इस दौरान में
दोनों बोन्स जहां मीट कर रही हैं वो हम कहेंगे कि वन बोन मूविंग ऑन द अदर, के ज्वाइंट वाली जगह पे दोनों बोन्स के एंड्स जो हैं वो आपस में मीट कर रहे हैं, तो वहां मूवमेंट भी होती है। मसल्स वर्क इन पेयर फॉर द मूवमेंट ऑफ बोन्स इन टू डायरेक्शंस, मीन्स एक्सटेंशन और रिलैक्सेशन, या आप कह सकते हैं कि बोन के अंदर जब मूवमेंट होती है तो हमें देखने में लगता है कि या तो जो भी वो पार्ट है, बॉडी पार्ट है, या तो वो एक्सटेंड हो रहा है या वो बेंड हो रहा है। तो टू डायरेक्शन से मूवमेंट हो गई ना, वन कंट्रैक्ट्स एंड द अदर रिलैक्सेस। ये मसल की बात हो रही है कि मसल जो है वो हमेशा बॉडी के हर पार्ट में पेयर्स में प्रेजेंट है और पेयर्स में ही काम भी करते हैं। तो पेयर का एक मेंबर जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा मेंबर जो है वो रिलैक्स करता है। उन दोनों मेंबर्स को, उन दोनों मसल्स को मिला के हम उसको, उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट। ठीक है, और उस एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट में एक मसल जो है वो फ्लेक्सर मसल कहलाता है और सेकेंड मेंबर जो है उस मसल पेयर का वो एक्सटेंसर मसल कहलाता है। मींस फ्लेक्सर मसल कब कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये याद रखें कि मसल ने जब भी काम करना है उसने कंट्रैक्शन शो करनी है। ठीक है, जब वो रिलैक्स्ड है मींस कि वो अभी रेस्टिंग स्टेज में है। फ्लेक्सर मसल कब कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब वो बेंड करता है बोन को एट जॉइंट। और एक्सटेंसर मसल कब काम करता है, यानी कब कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब वो बोन को जॉइंट पे से स्ट्रेट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन फ्लेक्सर कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सटेंसर रिलैक्सेस, व्हेन एक्सटेंसर कॉन्ट्रैक्ट्स फ्लेक्सर रिलैक्सेस। मींस दोनों मेंबर्स ऑफ अ पेयर वर्क्स इन ऑपोजिट वे। तो वो उस ऑपोजिट वे की मूवमेंट या उसकी वर्किंग की वजह से हम उसको क्या कहते हैं, एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा आपको, आपने 10th क्लास में यही एग्जैक्टली एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट पढ़ी थी और इसमें आपने किसकी एग्जांपल पढ़ी थी, यस एल्बो जॉइंट की एग्जांपल पढ़ी थी। और उसमें आपने मसल्स कौन से पढ़े थे जी, बाइसेप मसल्स एंड ट्राइसेप मसल्स। लेट्स सी कि यहाँ क्या एग्जांपल है। ये देखिए, ये क्या शो हो रहा है, ये एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट मसल्स की शो हो रही है। ये देखें, यही एग्जांपल आपने पढ़ी है ना 10th क्लास में। ये फ्रंट साइड के मसल्स हैं अपर आर्म के और ये बैक साइड के मसल्स हैं। तो इसका मतलब है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आर्म बेंड कर रही है, मींस ये वाले क्या हुए, फ्लेक्सर मसल्स। जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आर्म स्ट्रेट हो रही है, इट मींस ये क्या हुए, एक्सटेंसर मसल। आगे चलते हैं जी। मूवमेंट इन नी ज्वाइंट, इसको हम टिबियो फिमोरल ज्वाइंट भी कहते हैं। यस, आपके गेसेस ठीक हो गए कि नी ज्वाइंट की एग्जांपल पढ़नी है आपने। यहाँ 10th में आपने एल्बो ज्वाइंट की एग्जांपल पढ़ी थी, अभी आपने पढ़नी है नी ज्वाइंट की एग्जांपल। ये डायग्राम में आप देख लें, आपको नी ज्वाइंट दिखाया हुआ है। ठीक है, ये पटेला, या जिसको, ये इसका लेटरल व्यू है ना, ये लेटरल व्यू है। ठीक है, पटेला, ये नी कैप भी इसको बोलते हैं। जो लेग की अपर बोन है वो है फीमर और लेग की 2 लोअर बोन्स होती हैं। इनर साइड वाली बोन को कहते हैं टिबिया और आउटर साइड वाली बोन को क्या कहते हैं, यस फिब्यूला। इसकी लोकेशन क्या है नी जॉइंट की, बिटवीन फीमर एंड टिबिया। ये फीमर अपर लेग की बोन, ये लोअर लेग की बोन, फीमर और टिबिया के बीच में है नी जॉइंट। इसकी नेचर क्या है, कॉम्प्लेक्स हिंज ज्वाइंट है। आपने ज्वाइंट की टाइप्स पढ़ी हुई हैं 10th क्लास में, भी आगे भी आप पढ़ेंगे या पीछे पढ़ चुके हैं शायद आप लोग इसमें। तो वो कॉम्प्लेक्स नी ज्वाइंट की एग्जांपल है। टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ये वाला ज्वाइंट जो है वो क्या क्या शो करता है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन करता है, इसके अलावा रोलिंग करता है, इसके अलावा ग्लाइडिंग करता है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट हैं जो नी ज्वाइंट शो कर रहा है। लेकिन हमने क्या पढ़ना है इसमें, हमने मेन चीज ये पढ़नी है कि कौन से मसल्स हैं जो कि इसकी इन मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अभी आगे देखते हैं कि वो कौन से मसल्स हैं जो इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं जी। मेन मूवमेंट एक्सटेंशन और फ्लेक्शन है ना,
तो फ्लेक्शन जो मूवमेंट है यानी फ्लेक्सर मसल्स जो हैं लेग के, वो कौन से हैं? वो है हैमस्ट्रिंग मसल्स। इनकी लोकेशन क्या है? बैक ऑफ अपर पार्ट ऑफ लेग, जिसको थाई भी कहते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें, आपको लेग की बैक साइड के मसल्स जो हैं इंसर्कल हुए हुए हैं, यहाँ मैग्नीफाई करके दिखाए हुए हैं कि ये सारे मसल्स क्या कहलाते हैं? यस, हैमस्ट्रिंग मसल्स। और हैमस्ट्रिंग मसल्स में एक मेजर मसल होता है जिसको हम बोलते हैं बाइसेप फीमोरिस। और ये बाइसेप फीमोरिस, ये है इसकी लोकेशन, ये देखें इसमें, यानी हैमस्ट्रिंग मसल्स जो हैं उनकी और डिफरेंट टाइप्स हैं, और उसमें एक उसकी जो टाइप है जिसको हम बाइसेप फीमोरिस कहते हैं, जिसके ऊपर हमारा कंसर्न है क्योंकि वो फ्लेक्शन में हेल्प कर रहा है। और हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट, जिसमें हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं नी जॉइंट की, जिसको टिबियोफिमोरल जॉइंट भी हम बोलते हैं। अब इसका ओरिजिन देखें, पेल्विक गर्डल एंड टॉप ऑफ फीमर। पेल्विक गर्डल किसको कहते हैं? जो हिप जॉइंट की बोन्स हैं वहां, वो पेल्विक गर्डल कहलाता है। तो ओरिजिन पॉइंट ये देखें यहाँ शो हुआ हुआ है, ये पेल्विक गर्डल का आपको एक साइड व्यू दिखाया हुआ है। इसके 2 ओरिजिन पॉइंट्स हैं। एक ओरिजिन पॉइंट हो गया पेल्विक गर्डल, और दूसरा ओरिजिन पॉइंट है ये अपर लेग की बोन फीमर। इसके आपको ये नजर आ रहा है, मींस के बाइसेप फीमोरिस मसल जो है वो टेंडन्स के थ्रू इन 2 पॉइंट्स से ओरिजिनेटेड है। बोन्स के इन 2 पॉइंट्स पे जो अटैच है, तो किसके थ्रू अटैच है? टेंडन्स के थ्रू अटैच है। तो ओरिजिन पॉइंट क्या हो गया बाइसेप फीमोरिस का? पेल्विक गर्डल एंड टॉप ऑफ फीमर। और इंसर्शन क्या है? इंसर्शन पॉइंट क्या है? टेंडन्स डिवाइड इनटू 2 पोर्शंस एट द अपर पार्ट ऑफ टिबिया एंड फिब्यूला। टिबिया और फिब्यूला जो है वो लोअर लेग की 2 बोन्स को हम बोलते हैं। अभी पीछे मैं आपको बता चुकी हूँ, जो इनर साइड वाली बोन है वो टिबिया है, आउटर साइड वाली फिब्यूला है। उन दोनों के अपर पार्ट्स के साथ बाइसेप फीमोरिस के टेंडन्स अटैच होते हैं। ठीक है, तो वो उसका इंसर्शन पॉइंट हो गया। अब आपको समझ आई कि फ्लेक्शन पॉइंट, फ्लेक्सर मसल जो है या फ्लेक्शन का एक्शन जो है लेग में, वो कौन करता है? हैमस्ट्रिंग मसल्स करते हैं। और वो कहाँ प्रेजेंट है? अपर पार्ट की बैक साइड पे। अपर पार्ट को, जो लेग की बैक साइड होती है उसके, सॉरी, लेग की जो अपर साइड पार्ट होता है उसको हम थाई भी बोलते हैं। ठीक हो गया ना? तो आपने इसका इंसर्शन भी पढ़ लिया और ओरिजिन भी पढ़ लिया। ओके, अब देखें कि एक्सटेंशन कौन करता है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी कि एक्सटेंशन कौन कर रहा है। एक्सटेंशन कर रहा है क्वाड्रिसेप फीमोरिस, उसकी लोकेशन है फ्रंट ऑफ थाई। यस, हैमस्ट्रिंग मसल्स जो थे वो बैक ऑफ थाई पे थे, और क्वाड्रिसेप फीमोरिस जो कि उसके एंटागोनिस्टिक मसल है वो फ्रंट ऑफ थाई पे है। ओरिजिन पॉइंट क्या है? इलियम एंड फीमर। अब देखें, ये फीमर अपर लेग बोन और इलियम जो पेल्विक गर्डल का ही पॉइंट होता है, तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं मिलके, यानी इसका टेंडन जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है इन 2 पॉइंट्स से। और ये टेंडन जो है ये नीचे तक नी कैप को भी सराउंड करता है। ठीक है, इंसर्शन पॉइंट क्या है इसका? इंसर्शन पॉइंट है टिबिया। ये देखें, ये एंड जो लोअर लेग बोन है। मूवमेंट्स, यानी ये एक्सटेंशन, वैसे तो एक्सटेंशन करता है, मेन एक्सटेंसर मसल है, लेकिन और ये कौन सी टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स शो करता है? नंबर 1 या सबसे मेन तो है एक्सटेंशन ऑफ लेग एट नी जॉइंट। इसके अलावा स्टैंडिंग, वॉकिंग, और जितनी भी एक्टिविटीज हैं जो लेग्स जिसमें इन्वॉल्व होती हैं, उनको मेन क्वाड्रिसेप फेमोरिस कंट्रोल कर रहे होते हैं या उसमें हेल्प कर रहे होते हैं। और ये डायग्राम जो है ये जस्ट लेग बोन्स की डायग्राम के लिए यहाँ पे लगाई है, ताकि अगर बोन्स की अरेंजमेंट आपको समझ नहीं आ रही हो तो आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। ठीक है, अब हो गया कि फ्लेक्सर मसल कौन से थे? हैमस्ट्रिंग मसल। और एक्सटेंसर मसल नी जॉइंट के कौन से हैं? क्वाड्रिसेप फेमोरिस। हैमस्ट्रिंग मसल लेग की बैक साइड पे प्रेजेंट है, और एक्सटेंसर मसल जो है वो लेग की फ्रंट साइड पे प्रेजेंट है। ये हो गया इस जॉइंट का। अब आगे हम देखते हैं मसल डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं।
यहाँ जो मसल डिसऑर्डर्स डिस्कस हुए हैं 3 टाइप्स के हैं, मसल फटीग, क्रैम्प और टेटनी। तो इनको शॉर्टली देख लेते हैं कि ये क्या है। नंबर 1 इज मसल फटीग, यानी लॉस ऑफ कंट्रैक्शन एबिलिटी। अब देखें मसल, जब हम कहते हैं वर्ड यूज करते हैं फटीग का, आप कहते हैं आई एम वेरी फटीग्ड टुडे, यानी आई एम वेरी टायर्ड टुडे। तो जब मसल फटीग हो जाता है तो मसल भी तो अपना काम नहीं कर सकेगा ना, यानी उसका मेन काम क्या है, कंट्रैक्शन करना। तो मींस कंट्रैक्शन एबिलिटी जो है वो उसकी लॉस्ट हो जाएगी। उसके क्या रीजंस हो सकते हैं? उसके रीजंस हो सकते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। जब लैक्टिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है जॉइंट्स के अंदर, तो उससे क्या होता है, पीएच कम हो सकता है, मसल एक हो सकता है, क्योंकि जब ग्लूकोज उसमें ब्रेक हो रहा होगा तो ऑब्वियसली वो एनारोबिकली ब्रेक हो रहा होगा। ये आपने 9th क्लास में एनारोबिक रेस्पायरेशन पढ़ी थी, फर्स्ट ईयर में भी आपने रेस्पायरेशन के टॉपिक्स पढ़े, उसमें भी आपने देखा कि जब फर्मेंटेशन होती है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक होता है, तो उसमें लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होती है, उससे भी मसल एक होना स्टार्ट हो जाता है। और ये आप उसमें भी पढ़ते थे ना, हैवी एक्सरसाइज जब करते हैं तो उसमें भी लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन हो जाती है। इसके अलावा लैक्टिक एसिड के अलावा एक और सेकेंड क्या रीजन हो सकती है कि आयनिक इम्बैलेंस हो सकता है। इन 2 रीजंस को थोड़ा आप इन डायग्राम्स में अगर देखें कि ग्लूकोज जो है अगर वो फर्मेंटेशन होगी, सॉरी ग्लूकोज के जब सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होता है तो पायरोवेट तो वो बनता ही है, और पायरोवेट जब बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया डू नॉट वर्क वेल कह लें, या आप यूं कह लें कि जब ऑक्सीजन प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, आगे ग्लाइकोलिसिस के बाद आगे क्रैब्स साइकिल होता है ना, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो क्रैब्स साइकिल कहाँ होना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ठीक काम नहीं कर रहा या ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी ठीक नहीं है, तो पायरोवेट जो है उसकी कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता। जब ये देखें, ये इस तरह से ये चीज पूरी नहीं बनती, तो क्या होना शुरू हो जाता है, लैक्टिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है, और जब लैक्टिक एसिड जमा होगा तो फिर ये चीजें होना शुरू हो जाएंगी। आयनिक इम्बैलेंस क्या है कि contraction of a muscle requires calcium ions to interact with troponin, exposing the actin binding site to myosin head. आप इससे प्रीवियस लेक्चर में ये चीज मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन पढ़ चुके हैं। उसमें आपने पढ़ा है कि ट्रोपोनिन के साथ TNC जो था, ट्रोपोनिन ट्राइपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स था, उसमें TNC जब उसमें कैल्शियम बाइंड करता है तो वो एक्टिन बाइंडिंग साइट जो मायोसिन हेड की है उसको एक्सपोज करता है। जब कैल्शियम अवेलेबल नहीं होगा रिक्वायर्ड क्वांटिटी में, ट्रोपोनिन के साथ बाइंड नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली एक्टिन बाइंडिंग साइट जो मायोसिन हेड की है एक्टिन चेन के ऊपर, वो एक्सपोज नहीं होगी, मींस मसल कंट्रैक्शन नहीं होगी। इसकी और क्या रीजन, इसकी रीजन क्या हो सकती है कि कैल्शियम क्यों अवेलेबल नहीं है, कि ऑस्मोटिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मसल्स से लॉस्ट हो जाते हैं थ्रू स्वेटिंग, और जब रिक्वायर्ड कैल्शियम आयंस जो हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे तो मसल फाइबर कंट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, मसल फटीग। यस, और सेकेंड डिसऑर्डर क्या है जी, क्रैम्प और टेटनिक कंट्रैक्शन। क्रैम्प क्या होता है, an automatically and forcibly contracted muscle that does not unwind or relax, it can be called as a muscle cramp। कि अगर कोई मसल जो है वो फोर्सफुली, वो खुद ब खुद से ऑटोमेटिकली वो कंट्रैक्ट हो गया है और वो कंट्रैक्शन के बाद दोबारा रिलैक्स नहीं हो रहा, तो वो स्टिफ हो गया उसी जगह पे, तो अचानक से बहुत शदीद पेन उठती है, उसको क्या बोलते हैं, क्रैम्प्स। आप आम जबान में भी आपने शायद सुना होगा, मुझे क्रैम्प्स पड़ रहे हैं। दे लास्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स टू सेवरल आवर्स। मसल इसमें टॉट एंड पेनफुल, यानी स्टिफ हो जाता है मसल, बहुत ज्यादा पेन होती है। और कॉमनली ये कौन से बॉडी पार्ट्स में हो रहा होता है, थाई में, हिप मसल्स में, और यूजुअली नाइट टाइम पे होते हैं क्रैम्प्स, या फिर एक्सरसाइज के बाद होते हैं। वो जो आपको भूख से क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं ना, ये वो वाली चीज नहीं पढ़ रहे हम, ठीक है।
जिसको आप कहते हैं कि मेरे पेट में क्रैम्प्स पड़े, मुझे इतनी भूख लगी हुई है, उसमें थोड़ा सा कंट्रैक्शन वाली बात आ जाती है, लेकिन वो हम इसमें नहीं लेके आएंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि रात को तो मुझे इतना नहीं होता। लेकिन अगर बहुत ज्यादा देर आप भूखे रहे ना, तो फिर वो जो पेट वाले क्रैम्प्स हैं वो भी फिर यही हो जाता है कि एक्चुअली मसल कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं और दोबारा से रिलैक्स नहीं कर पा रहे होते। ये सारी चीजें क्या शो कर रही हैं? क्रैम्प्स जो है एक्चुअली क्या शो कर रहा होता है कि ब्लड शुगर लो हो गई है, वो जो भूख वाली बात मैंने आपको की। इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी से खत्म हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, बाइकार्बोनेट आयंस हैं, मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, फॉस्फेट्स हैं, तो ये बॉडी से खत्म होना शुरू हो जाते हैं या कम होना शुरू हो जाते हैं। वो भी एक रीजन हो सकती है क्रैम्प्स की। डिहाइड्रेशन, यस, पानी कम पीने से भी हो सकता है। स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन्स जो हैं उनके अंदर इरिटेबिलिटी हो जाती है। जब इरिटेबिलिटी हो जाती है तो उससे हम कह सकते हैं कि एबनॉर्मल इम्पल्सेस पास करना शुरू कर देती हैं और वो आगे कंट्रोल नहीं कर पा रही होती कि मसल ने कब कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब रिलैक्स करना है। तो वो एबनॉर्मेलिटी आ जाती है उसके अंदर। मैसेज ही गलत मिल रहा है ना, मसल को समझ ही नहीं आ रही कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट करना है या रिलैक्स करना है। नेक्स्ट डिसऑर्डर क्या है जी? टेटनी, यस, insufficient parathyroid hormone production cause significant drop in blood calcium level। अब याद करें अपना 10th क्लास का जिसमें आपने केमिकल कोऑर्डिनेशन या एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था, उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आपने पैराथॉर्मोन पढ़ा था। पैराथॉर्मोन जो है वो पैराथायरॉयड, पैराथॉर्मोन, हाँ पैराथॉर्मोन ही है ना, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं और उसका काम क्या होता है? ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन करना। तो जब वो पैराथायरॉयड ग्लैंड का हार्मोन यानी पैराथॉर्मोन ही कम प्रोड्यूस हो रहा होगा तो ऑब्वियसली कैल्शियम लेवल ड्रॉप कर जाएगा। बॉडी शेकी हो जाती है, उसको समझ नहीं आती क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है। मसल ट्विच यानी मसल ट्विचेस का मतलब है अचानक से कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर रिलैक्स हो गया, अचानक से कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर रिलैक्स हो गया। तो मसल को प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही ना कि मैंने क्या करना है। और कन्वलियंस भी होने लगती हैं। कन्वलियंस क्या हो गई कि एबनॉर्मेलिटी आ जाती है एक तरह से, या जिसको आप कह रहे हैं कि फिट्स लाइक, वही मसल कंट्रैक्शन की इंफॉर्मेशन जो उसको मिल रही है वो उसको ठीक नहीं मिल रही है। न्यूरॉन्स एक्साइट हो रहे हैं जिससे लॉस ऑफ सेंसेशन हो रही है। जैसे फौरन आपको बहुत से ऑर्डर्स मिल रहे हो और आपको समझ ही ना आए कि मैंने एक्चुअली काम क्या करना है। तो इसी तरह से वो टेटनी जो है, जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, जो रिसेप्टर्स हैं जिन्होंने आगे काम करना है, उनको नहीं समझ आ रही, न्यूरॉन्स को नहीं समझ आ रही कि ये इम्पल्स पास करनी है नहीं करनी। सारी इम्पल्सेस अब नॉर्मली पास हो रही होती हैं, तो वो उसको हम कहते हैं कि न्यूरॉन्स जो हैं वो एक्साइट हो गए हैं। अगर ये अनट्रीटेड रहे तो इससे लिरिंक्स स्पेज्म हो सकता है। लिरिंक्स स्पेज्म होगा तो जाहिर है स्वॉलोइंग, ब्रीदिंग सब कुछ मुश्किल होना शुरू हो जाएगा। पैरालिसिस हो सकता है और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है जी। ठीक है, तो ये मेन टॉपिक्स थे आज के। आगे छोटा सा एक टॉपिक है, अच्छा हाँ, ये एग्जाम्पल देख लें। ये मैंने टेटनी का एक छोटा सा जो है वो एनिमेशन आपको दिखाने के लिए कि जब टेटनी अचानक से हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं ना मसल्स, उनको कंट्रोल नहीं हो पा रहे, तो जैसे अकड़ गए हैं हाथ। देखें इसकी, ये जो बंदा है इसके फिंगर्स जो हैं वो ऐसे स्टिफ हो गई हैं, वो सीधा कर रहा है लेकिन उसका हाथ सीधा नहीं हो रहा। ये ऐसे हो जाता है अक्सर, आपके साथ भी शायद कभी कभी हो जाता होगा जी। टेटनी और टेटनस में क्या डिफरेंस है? ये टेटनस तो बहुत नाम सुना है ना, और टेटनी ये कहीं ऐसे तो नहीं कि इसको मजाक से टेटनस को टेटनी कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। टेटनी क्या है? वो लो ब्लड कैल्शियम की वजह से होता है। और टेटनस जो है वो तो एक्चुअली इन्फेक्शन है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया की। इसमें क्या होता है टेटनी में कि न्यूरॉन्स एक्साइटेबिलिटी हो जाती है, इट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ सेंसेशन।
जबकि टेटनस जो है उसमें सीवियर कन्वल्जन अकर एंड पेशेंट डाई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। यूजुअली ये लॉक जॉ भी बोलते हैं टेटनस को, या इसमें स्वॉल्विंग ब्रीदिंग ये चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, तो उससे सीवियर जब कन्वल्जन्स होना शुरू हो जाते हैं, फिट्स लाइक वो हो जाता है कि वो एबनॉर्मल इम्पल्सेस आ रही होती हैं, तो उससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही। टेटनस के इंजेक्शन भी लगवाए जाते हैं ना, और ये जो बैक्टीरिया है ना क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, ये सॉइल में प्रेजेंट होता है। जैसे अगर खुदा ना खास्ता कभी कोई गिर जाए, रोड पे एक्सीडेंट हो जाए या वैसे कोई ओपन एयर में गिर जाए, तो कहते हैं कि फौरन से टेटनस का इंजेक्शन लगवा लो। उसकी रीजन यही होती है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं इन्फेक्ट ना कर दे। ओके स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। रीकैप में हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स पढ़ी है, उसमें एग्जांपल हमने नी जॉइंट की मूवमेंट पढ़ी है, फिर मसल डिसऑर्डर्स में मसल फटीग, क्रैम्प और टेटनी देखा, और लास्ट में हमने देखा है कि टेटनी और टेटनस में क्या डिफरेंस है। असाइनमेंट आपकी फॉर टुडेज लेक्चर ये है कि लर्न द टॉपिक्स डिस्कस्ड, शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के हैं 20, 21, 22, 23, 24 का एल और एन पार्ट आप इस लेक्चर की हेल्प से कर सकते हैं। एक्सटेंसिव क्वेश्चंस में 35, 36 और 37 कैन बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ दिस लेक्चर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो इंशाल्लाह, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।